हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नैन्सी चिकारा। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ये पार्ट 2 वीडियो है इसकी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। आई हैव क्रिएटेड द प्लेलिस्ट क्लास 11th साइकोलॉजी नाम से। तो इस पार्ट में हम करने वाले हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर टॉपिक। जो ये पार्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था ये वाला टॉपिक। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ। आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे। विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, चलो शुरू करते हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। जैसे माइंड एंड बिहेवियर नाम से पता चल रहा है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि माइंड और बिहेवियर का क्या रिलेशन है। जो माइंड है वो हमारी बॉडी पे कैसे रिलेट करता है, माइंड और बॉडी का क्या रिलेशन है, और माइंड क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, बेसिकली वो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो जो माइंड है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि एंशिएंट टाइम में, बहुत टाइम पहले, साइकोलॉजी को हम डिफाइन करते थे एज द स्टडी ऑफ माइंड या फिर एज द साइंस ऑफ माइंड। तो जो ये माइंड है ना, ये एक टैबू रहा है बहुत टाइम से। टैबू क्यों रहा है? टैबू इसलिए रहा है माइंड, क्योंकि माइंड की ना कोई लोकेशन है, माइंड की ना कोई लोकेशन है, ना माइंड कोई एंटिटी है। तो फिर भी हम माइंड साइकोलॉजी को माइंड की स्टडी बोल रहे हैं। तो इसलिए इस पे काफ़ी डिबेट्स हुए हैं, इसलिए इसे एक टैबू माना जाता है माइंड को। तो पर लेकिन जब माइंड जब साइकोलॉजी में रिटर्न हुआ है, तो वी शुड थैंक द न्यूरो साइंटिस्ट लाइक स्पेरी एंड द फिजिस्ट लाइक पेनरोज। तो इन्होंने माइंड को वो जगह दी साइकोलॉजी में जो डेफिनेटली उसकी होनी चाहिए थी। जो माइंड की रिस्पेक्ट है, मतलब जो माइंड की पोजीशन है, वो इन दोनों ने माइंड को दिलाई। इट मीन्स कि इन्होंने माइंड को एक्सप्लेन किया कि येस, माइंड इज़ रियली नीडेड एंड माइंड की साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। तो इन्होंने ये बताया, और जो माइंड का जो प्लेस था इन्होंने रिटर्न करवाया दोबारा साइकोलॉजी में। किसने? न्यूरो साइंटिस्ट लाइक स्पेरी एंड फिजिस्ट लाइक पेनरोज। तब हम ऐसे मानते हैं कि जो माइंड है ना, इस पर हम एक थ्योरी भी बना सकते हैं, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ माइंड। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, पर लेकिन अभी तक कोई भी यूनिफाइड थ्योरी ऑफ माइंड हमारे पास नहीं है, सो इट्स फार अवे। पर लेकिन देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन क्रिएट द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ माइंड। शायद फ्यूचर में यूनिफाइड थ्योरी ऑफ माइंड आए, इसकी पॉसिबिलिटी है, पर लेकिन प्रेजेंट में ऐसी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज माइंड। मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, माइंड जो है वो हमारे इंटरैक्शन से, एक्सपीरियंस से स्टेब्लिश होता है। हमारे इंटरैक्शन और एक्सपीरियंसेस से माइंड बनता है। वहीं पे ब्रेन एक स्ट्रक्चर है। हम ऐसे कहते हैं हमारा ब्रेन यहाँ पे है, तो ब्रेन की लोकेशन है, ब्रेन पूरा स्ट्रक्चर है, ब्रेन एक एंटिटी है। वहीं पे जो माइंड है, माइंड की कोई लोकेशन नहीं है। जो माइंड और ब्रेन है, ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, एक चीज़ नहीं है। कई लोग क्या बोलते हैं, माइंड और ब्रेन को दे कंसिडर सेम, बट दे आर नॉट सेम। माइंड इज सेपरेट, ब्रेन इज सेपरेट। ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन की लोकेशन है, माइंड की लोकेशन नहीं है। नाम माइंड का स्ट्रक्चर है। माइंड विद टाइम, विद इंटरैक्शन, विद एक्सपीरियंस इवॉल्व होता है। ओके, सो जो ये बात है माइंड और ब्रेन सेपरेट एंटिटी हैं, इसे अप्रिशिएट किया गया है। अप्रिशिएट इन द सेंस कि हमें कुछ एग्जांपल्स मिले हैं। तो वो एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल है, एक पर्सन की ऑसिपिटल लोब डैमेज हो जाती है। मतलब एक पर्सन है, ऑसिपिटल लोब का पहले मैं आपको बताती हूँ फंक्शन क्या है। ऑसिपिटल लोब हमारे विजन में, हमें देखने में काम आती है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑसिपिटल लोब निकाल देते हैं एक पर्सन की। ऑसिपिटल लोब कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो ऑसिपिटल लोब ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो हम उस ऑसिपिटल लोब को निकाल लेते हैं जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब देखो क्या करा हमने, एक तरह से एक स्ट्रक्चर निकाल लिया ब्रेन का। अब इसके कारण तो वो चलना नहीं चाहिए, ऑसिपिटल लोब चलेगी तो कोई विजन होना नहीं चाहिए पर्सन का। पर लेकिन फिर भी ऑसिपिटल लोब निकालने के बाद भी जो पर्सन है वो विजुअल क्लूज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो विजुअल क्लूज को देख पा रहा है, वो विजुअल क्लूज को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। ओके, देन वी हैव वन मोर एग्जांपल, अमेच्योर एथलीट। अमेच्योर एथलीट का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट नहीं हो। तो इसमें क्या हुआ, एक अमेच्योर एथलीट है, उसका एक जो आर्म है, उसके पास वो आर्म पेंथन आर्म है। तब क्या हो, जो उसका आर्म है ना वो डैमेज्ड है, वो वर्क नहीं करता है, बट स्टिल वो फील कर पा रहे हैं कि उसका आर्म है, और वो कॉफ़ी लेने जाता है। जैसे कॉफ़ी को पिक करते हैं तो वो अपना उस पेंथम आर्म को यूज़ करता है, तो लोग रोकते हैं, बट ही
प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, और वो बोलते हैं नहीं मेरा हाथ काम कर रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि ब्रेन का जो पार्ट है वो डैमेज है, बट हमारा माइंड वर्क कर रहा है। तो ये हमें एग्जांपल्स क्या शो कर रहे हैं कि ब्रेन और माइंड सेपरेट एंटिटी हैं। ब्रेन डैमेज होने के बाद भी, ब्रेन का एक पार्ट डैमेज है बट स्टिल माइंड फंक्शन कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ब्रेन और माइंड अलग अलग है। अगर सेम होते तो माइंड वर्क नहीं करना चाहिए थे ना, सेम होते तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता विजुअल क्यूज, ऑक्सीपिटल लॉब हमने जब निकाल ही दिए। तो देन वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, एक यंग मैन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को हम बदल देते हैं। तो वो बताते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब कि उसकी जो मेमोरी है वो पूरी शार्प है। व्हाट इट शोज, वो क्या क्लेम करता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इम्पोस्टर्स है। इम्पोस्टर्स मतलब डुप्लीकेट है। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि ब्रेन का पार्ट डैमेज है पर माइंड वर्क कर रहा है। तो इन ही एग्जाम्पल के बेसिस पे वी अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट दैट माइंड एंड ब्रेन आर सेपरेट एंटिटी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो माइंड और बॉडी है, पहले ऐसे मानते थे जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि माइंड और बॉडी में कोई रिलेशन नहीं है। माइंड और जो बॉडी है वो पैरेलल है एक दूसरे से। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दे नेवर मीट, उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, माइंड और बॉडी अलग है। बट धीरे धीरे न्यूरोसाइंस ने डेवलपमेंट की, न्यूरोसाइंस में डेवलपमेंट हुई। विद टाइम हमें पता चला दैट देयर इज द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, कि जो माइंड और बॉडी है उसके अंदर रिलेशन है। जैसे कि कुछ टेक्निक्स हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजिंग टेक्निक्स और पॉजिटिव इमोशंस, इन दोनों को यूज़ करके हम अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है, इसमें आपको पॉजिटिव विजुअलाइज करो। इसलिए आपने सुना होगा, लोग आपको बोलते हैं ज़्यादातर पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा पॉजिटिव रहना, हमारा पॉजिटिव सोच वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। तो इस बेसिकली इस टेक्निक में क्या जाता है, जो हमें पॉजिटिव रहने को बोला जाता है और फिर उसके साथ हमारी बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इमोशंस, ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव फील करो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने नेगेटिव, डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। तो उसके कारण हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। मतलब बी पॉजिटिव रहना हम किस में इमेजिन करते हैं, माइंड में, तो फिर और उसका इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारी बॉडी में। तो देयर इज रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट किया है ऑर्निश ने। ऑर्निश एक नाम का पर्सन है। व्हाट ही डिड, इसने कुछ पेशेंट कलेक्ट किए ऑर्निश ने, जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई थी। आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो आर्टरीज ब्लॉक हो गई थी। तो ऑर्निश ने क्या किया, ऑर्निश ने उन्हें बोला दैट यू डू दिस पॉजिटिव विजुअलाइजिंग टेक्निक, मतलब कि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। He said them to be positive and imagine that the blood is flowing through your arteries। तो उसने बोला कि आप पॉजिटिव रहो अपने पेशेंट्स को और सोचो कि तुम्हारी आर्टरीज से ब्लड फ्लो हो रहा है। विद टाइम क्या हुआ, आर्टरीज में सच में ब्लड फ्लो होने लग गया। सी द पावर ऑफ माइंड, सी द पावर ऑफ बीइंग पॉजिटिव। इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि आप पॉजिटिव रहो हमेशा, क्योंकि जो आपकी पॉजिटिविटी वाइब्स है, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो आपके बॉडी में इफेक्ट लाती है। सो ऑर्निश ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ब्लॉक्ड आर्टरीज जो थी वो रियल में आर्टरीज ओपन हो गई और उनमें ब्लड फ्लो होने लग गया विद टाइम। सो दैट्स द पावर ऑफ बीइंग पॉजिटिव। तो भाई पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ओके, अब फोबियाज होते हैं। फोबियाज क्या होता है, इरेशनल फियर। किसी को फोबिया है हाइट से, किसी को वाटर से, सबके अपने अपने फोबियाज हैं। कमेंट डाउन, आप सभी अपने अपने फोबियाज कमेंट में मुझे बताना कि किसका क्या फोबिया है। तो जो ये फोबियाज है ना, इनको भी हम क्योर कर सकते हैं बाय पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। अगर आप अपनी 12th क्लास में साइकोलॉजी ऑप्ट करोगे तो आप देखोगे क्लास 12th में साइकोलॉजी में हमने पूरा, हमारे पास मेथड बता रखा है कि हम कैसे अपने फोबियाज से कम आउट कर सकते हैं और हम कैसे अपने फोबियाज को ओवरकम करके एक स्ट्रांग पर्सन बन सकते हैं। सो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो अब आपको समझ आ गया होगा इन एग्जाम्पल से कि माइंड और बॉडी में रिलेशन है। येस, देयर इज रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। एक न्यू स्ट्रीम आई है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या करती है, साइको न्यूरोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम माइंड की मदद से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, साइको माइंड, न्यूरो ब्रेन प्रोसेसेस, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम। सो क्या बन गया, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या करती है, विद द माइंड वी स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम।
सो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आया होगा, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना डाउट, अपनी क्वेरी, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी इस टॉपिक पे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें हम क्या बात करेंगे इस टॉपिक में, अब बहुत सारी लोगों में ना मिसकंसेप्शन है साइकोलॉजी के बारे में, तो वो सब हम इसमें क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, ये नहीं कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो जिसने सिर्फ अपनी क्लास 11th में ऑप्ट कर रखा है वो ही पढ़ेंगे। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी एवरीडे लाइफ में काम आता है। हर एक बंदा खुद से साइकोलॉजिस्ट है। अब पूछोगे कैसे साइकोलॉजिस्ट है? फॉर एग्जाम्पल, कल आपके फ्रेंड से लड़ाई हुई, तो अब आप सोच रहे हो कि उसने ऐसा क्यों बोला मुझे, वाई ही डिड दैट, उसका ऐसा बिहेवियर क्यों था। यू आर थिंकिंग, मतलब कि आप उसके बिहेवियर को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हो। फिर आप सोचते हो हाँ उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैंने ये बोला, तो आप उसके बिहेवियर को एक रीज़न देते हो। साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? साइकोलॉजिस्ट भी यही करता है। तो ओके, तो जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में वी एक्ट लाइक अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इफ़ द पर्सन बिहेव दैट, तो उसने ऐसा क्यों बिहेव किया, क्या रीज़न था। सो हम ऐसे अज्यूम करते हैं, ऐसे अपने माइंड में बना लेते हैं कि हाँ ऐसा उस ह्यूमन बिहेवियर की एक हम डेफिनेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से रूडली बोलोगे तो द पर्सन विल हेट यू। हम ऐसी अपने अजम्पशंस बना लेते हैं। कैसे अजम्पशन बनाते हैं? अपनी एवरीडे लाइफ में देख के। तो जो हमारी अजम्पशंस है ना, ये गलत हो सकती है, क्योंकि साइकोलॉजी किस पे काम करता है? फैक्ट्स पे, डाटा पे। साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव, मतलब साइकोलॉजी ये नहीं है कि हिंट साइट्स पे काम करेगा। हिंट साइट्स मतलब तुक्के पे काम नहीं करता साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में वी हैव प्रॉपर प्रोसीजर्स। सो लेट्स सी, जो कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो हम कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, वो ज़्यादातर हमारी तुक्के पे बेस्ड होती है, और वो ट्रू शायद ना हो, दैट मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो जो हमारी कॉमन सेंस में हम जो सोचते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसने ऐसा बिहेव किया तो ये रीज़न हो सकता है, तो दैट मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि हम सिर्फ तुक्का लगाते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट साइकोलॉजी में वी हैव प्रॉपर डेफिनेशंस, प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी हैव। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक हमारी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, योर फ्रेंड गोज अवे। आपका एक दोस्त है, वो कहीं और रहने चला जाता है टू अ डिस्टेंस प्लेस। तो इसकी दो एक्सप्लेनेशन है। नंबर 1, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, दूर गया आप उसे भूल जाओगे। सेकेंड एक्सप्लेनेशन है डिस्टेंस ग्रोज हार्ट फाउंडर, वो दूर गया तो आपको उसकी याद आएगी, क्योंकि डिस्टेंस जो चला गया तो इट मेक्स द हार्ट फाउंडर। अब देखो, अब आप किसको चूज करोगे वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। फॉर एग्जाम्पल, वो आपका दोस्त दूर चला गया, आपको कोई और दोस्त मिला ही नहीं, आपको कोई और नया फ्रेंड नहीं मिला, तो यू विल मिस दैट पर्सन। वहीं पे अगर आपको उसके जाने के बाद तभी एक नया दोस्त मिल गया, अच्छा दोस्त मिल गया, सो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ये चूज करोगे। बट अगर नहीं मिला न्यू फ्रेंड, यू विल चूज दिस वन, डिस्टेंस ग्रोज हार्ट फाउंडर। तो मतलब क्या हुआ, ये तो किसी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करने लग गया। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? साइकोलॉजी इज अ साइंस that looks for the pattern of behavior which can be predicted and not explained after the behavior occur। मतलब बिहेवियर होने के बाद एक्सप्लेनेशन नहीं देता साइंस, बिहेवियर हो गया तो इस वजह से हुआ। साइकोलॉजी प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट मतलब पहले ही, बिहेवियर होने से पहले साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसका बिहेवियर ऐसा होगा। तो साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि अब हमने इसमें प्रिडिक्ट किया ना कि अगर दोस्त बन गया तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर दोस्त नहीं बना तो ये क्या था, हमने प्रेडिक्ट किया। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट लुक्स फॉर द पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच कैन बी प्रिडिक्टेड एंड नॉट एक्सप्लेन्ड आफ्टर द बिहेवियर अकर। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैंने आपको अभी समझाया। अगर फिर भी नहीं समझ आते तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हो, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ मैं। जो हमारी साइकोलॉजी है ना और जो कॉमन सेंस है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। साइकोलॉजी कुछ बोलती है, कॉमन सेंस कुछ बोलती है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। एक ड्वेक है, 1975 में इसने एक्सपेरिमेंट किया चिल्ड्रन पे। तो ड्वेक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? ड्वेक ने देखा कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं फेलियर को, मतलब डिफ़िकल्ट थिंग्स को टैकल नहीं करते हैं। तो ड्वेक ने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप और 2 ग्रुप, ग्रुप ए ग्रुप बी।
उसने एक ग्रुप को दिए इजी क्वेश्चंस, फिर उसने दिए उस ग्रुप को धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एक ग्रुप को इसने दिए मिक्स क्वेश्चंस। कॉमन सेंस बोलती है अगर आप इजी दोगे बच्चे को तो वो सही करेगा, फिर उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर उस कॉन्फिडेंस से वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाएगा। साइकोलॉजी क्या बोलती है, अगर हमें कुछ करना है तो वी शुड फेस द फेलियर। तो इससे जो अब क्या होना चाहिए कंक्लूजन में, तो डेफिनेटली जो इजी दिया जिसे और फिर उसके बाद डिफिकल्ट दिया तो दे शुड सक्सीड। फिर उसने क्या किया, ऐसे उसने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी ड्वेक ने। देन शी कंडक्टेड अ टेस्ट, और उस टेस्ट में जो मैक्सिमम बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा आया दैट वाज फ्रॉम द ग्रुप जिसमें उन्होंने मिक्स ऑफ क्वेश्चंस दिए। मतलब कॉमन सेंस क्या कह रही थी, पहले इजी दो फिर डिफिकल्ट दो। साइकोलॉजी ने क्या बोला, मिक्स ऑफ क्वेश्चन देने चाहिए, अगर फेलियर फेस करेगा तभी वो सक्सेस कर पाएगा। तो जब भी वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ड्वेक ने बोला यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन क्योंकि आप ट्राई नहीं कर रहे हो। तो बच्चों ने और मेहनत करी एंड दे डिड इट। तो मतलब साइकोलॉजी और जो ये कॉमन सेंस है दे आर रनिंग अगेंस्ट ईच अदर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब मैं आपको और भी एग्जाम्पल देती हूँ इसी के, दैट कॉमन सेंस और साइकोलॉजी अलग अलग है। वन एग्जाम्पल इज, कई कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो मेन है दे आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। मेन कम एक्सीडेंट करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। आपने सुना भी होगा, कई मजाक भी उड़ाते हैं वुमेन ड्राइविंग का, दे से दैट बी अवे इफ अ वुमेन इज ड्राइविंग। बट भाई ऐसा नहीं है, जो हमारे एम्पेरिकली ये ट्रू नहीं है कि वुमेन ज़्यादा एक्सीडेंट करती हैं एज कम्पेयर टू मेन, मैन ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू वुमेन। ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस बोलती है ये, बट साइकोलॉजी डज नॉट सपोर्ट इट। वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस। ओके, वहीं पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। कॉमन सेंस क्या बोलती है, अगर आप लार्ज ऑडियंस के सामने परफॉर्म करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। साइकोलॉजी क्या बोलती है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो औरों की प्रेजेंस आपको हेल्प करेगी, आपको मोटिवेट करेगी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो अब क्या एग्जांपल्स, क्या ये एग्जांपल्स क्या शो कर रहे हैं कि साइकोलॉजी और कॉमन सेंस रन्स अगेंस्ट ईच अदर। ओके, अब मैं आपको बात आती हूँ, जो साइकोलॉजिस्ट है इस साइकोलॉजिस्ट में वी डोंट हैव एनी तांत्रिक्स और पाम रीडर। साइकोलॉजिस्ट कोई भी तांत्रिक नहीं होता कि हाँ भूत प्रेत एंड ऑल वो सब करेंगे साइकोलॉजिस्ट में। साइकोलॉजिस्ट में पाम रीडिंग, आपने देखा होगा कई बाबा हाथ पढ़ते हैं, हाथ पढ़ के कई बच्चे पूछते बताओ मेरे हाथ में क्या है। भाई साइकोलॉजिस्ट का ये काम नहीं है, साइकोलॉजिस्ट डाटा पे बेस्ड करती है। अगर साइकोलॉजिस्ट बोलती है ना कि ऐसा बिहेवियर इस वजह से हुआ है, सो दे हैव द डाटा फॉर दैट, तो उनके पास पूरी डाटा है उस चीज़ का इफ़ दे आर कमिटिंग समथिंग। तो साइकोलॉजिस्ट आर नॉट तांत्रिक्स और द पाम रीडर्स। तो आपके 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक इस बोर्ड पे लिखती हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई विल गिव यू द 2 मिनट्स, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैंने भी अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप आपको वो दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो साइकोलॉजी है वो कैसे इवॉल्व हुई है, स्टार्टिंग में कैसी थी, क्या क्या चेंजेस आए साइकोलॉजी में। तो बेसिकली वो हम पढ़ने वाले हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी जो है ना वो पहले फ़िलॉसफी में थी। मतलब जो फ़िलॉसफी है वो आपने सुना होगा, फ़िलॉसफी एक सब्जेक्ट था पहले, उसमें से अलग पार्ट बना साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी केम फ्रॉम फ़िलॉसफी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई और उसके साथ हमारा एक साइकोलॉजी डिसिप्लिन बना, एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट बना। लिप्जिग में ये 1879 में फर्स्ट टाइम हुई थी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश, जिसके साथ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हम कंसिडर करने लग गए। और ये लिप्जिग कहाँ पे, जर्मनी में है लिप्जिग। और किसने की थी, विल्हेम वुंट ने की थी। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, पार्ट 1 अगर आपने मेरा देखा है तो जो विल्हेम वुंट हैं इन्होंने क्या बोला, he said that we should focus on the conscious experiences and behavior. He said that we should focus on the conscious experience, जो human के experience है, जो human being के experiences है उस पर हमें focus करना चाहिए, and on the building block of the mind. building block of the mind मतलब कि mind कैसे बना है, mind किन चीज़ों से बना है, हमें mind के structure पे focus करना चाहिए psychology में, and on the conscious experiences. So विल्हेम वुंट ने 2 चीज़ों पे focus करा, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द माइंड को। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो विल्हेम वुंट के टाइम के थे, दे यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड।
तो साइकोलॉजी में क्या पढ़ते थे वो, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को। किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, 1879 की ये बात हो रही है। तो वो माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ते थे। और कैसे पढ़ते थे, इंट्रोस्पेक्शन मेथड से वो पढ़ते थे। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन को बोला जाएगा कि आप हमें बताओ कि आप कैसे फील कर रहे हो, आप कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके माइंड में क्या मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन में एक पर्टिकुलर पर्सन से बोलते थे कि वो अपने बारे में बताए कि वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसे मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइक ही इज फीलिंग व्हाट ही इज फीलिंग। तो वो खुद अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करता था, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो अब जो ये इंट्रोस्पेक्शन है ये काफ़ी लेस साइंटिफिक है, लेस साइंटिफिक है। डू यू एग्री, लेस साइंटिफिक तो है ही, क्योंकि जो इसमें वो बंदा खुद बता रहा है वो सब्जेक्टिव है, हम वेरीफाई नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय आउटसाइडर्स। अब इंट्रोस्पेक्ट, वो पर्सन क्या फील कर रहा है, वो आप जो मैं फील कर रही हूँ वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए जो ये था इसको थोड़ा, जैसे कि इस पर थोड़ी डिबेट्स हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच आई फंक्शनलिस्ट, और जो इसको हम विल्हेम वुंड की अप्रोच को बोलेंगे हम स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट देखो याद रखो, स्ट्रक्चर, इसमें क्या पढ़ रहे थे विल्हेम वुंड के टाइम के साइकोलॉजिस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे, तो इसलिए क्या नाम रख दिया इसका, स्ट्रक्चरलिस्ट। फिर उसके बाद आता है फंक्शनलिस्ट। अब देखो नाम से पता चल रहा है फंक्शन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि माइंड कैसे फंक्शन करता है। तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच किसने दी थी, ये दी थी विलियम जेम्स ने। और एज सुन एज जैसे कि लिप्जिग में लेबोरेटरी फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुई, जब ही थोड़े टाइम बाद विलियम जेम्स ने अपनी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश कर ली कैम्ब्रिज में, मैसेचुसेट्स में। जो कैम्ब्रिज मैसेचुसेट्स है ये प्लेस का नाम है, यहाँ पे विलियम जेम्स ने अपनी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की। एंड व्हाट ही सेड दैट हमें ये नहीं देखना चाहिए कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, वी शुड फोकस ऑन व्हाट द माइंड डज, माइंड करता क्या है, माइंड का फंक्शन क्या है, एंड बिहेवियर फंक्शन इन मेकिंग पीपल डील विद देयर इन्वायरमेंट। मतलब कि जो हमारा माइंड है और जो हमारा बिहेवियर है वो कैसे फंक्शन करता है और हम इन्वायरमेंट में डील कर पाते हैं। हम इन्वायरमेंट में कैसे डील करते हैं, अपने बिहेवियर के, अपनी माइंड की मदद से वी इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट। तो इसने बोला वी शुड फोकस ऑन हाउ द माइंड वर्क्स रेदर देन व्हाट इज माइंड, व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। वो सब छोड़ के माइंड क्या काम करता है उस पर ध्यान दो, ये बोला फंक्शनलिस्ट अप्रोच में विलियम जेम्स ने। ओके, तो इसने क्या बोला, साइकोलॉजी का कोर क्या है। ही सेड द कोर ऑफ द साइकोलॉजी इज कॉन्शियसनेस एज एन ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। इसने बोला जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस हर टाइम चलते रहते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है मेंटल प्रोसेस। तो जो ये मेंटल प्रोसेसेस है, जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है, ये कोर है साइकोलॉजी की, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं टू डील विद द इन्वायरमेंट, इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट में इंटरैक्ट करने के लिए हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस और हमारे मेंटल प्रोसेसेस काम आते हैं। सो ही सेड दैट द कोर ऑफ साइकोलॉजी इज द कॉन्शियसनेस एज एन ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। उसके बाद जॉन डवे ने भी फंक्शनलिस्ट अप्रोच को सपोर्ट किया एंड ही सेड दैट ह्यूमन बीइंग सीक टू फंक्शन इफेक्टिवली बाय अडैप्टिंग इन द इन्वायरमेंट। ही सेड दैट जो ह्यूमन बीइंग फंक्शन करना सीखता है, जो ह्यूमन का देखो, ह्यूमन बीइंग सीक्स टू फंक्शन इफेक्टिवली बाय अडैप्टिंग इन द इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग का माइंड कैसे फंक्शन करता है, जैसे जैसे धीरे वो टाइम के साथ अडैप्ट करता है इन्वायरमेंट में, तो ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स फंक्शनिंग। तो शी सेड, जॉन डवे आर्ग्यूड विद दिस पॉइंट and she said this that human beings seek to function while adapting with the environment. human beings function करना सीखता है जो mind है while interacting with the environment. so basically आपको क्या याद रखना है, पहले अप्रोच आई स्ट्रक्चरलिस्ट में किस पे फोकस किया, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द माइंड पे। फिर आई फंक्शनलिस्ट ने क्या कहा, वी शुड नॉट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, वी शुड फोकस हाउ माइंड वर्क्स, हाउ बिहेवियर वर्क्स, हाउ दे हेल्प्स अस टू इंटरैक्ट विद द नेचर, how they help us to interact with the environment, to deal with the environment. और आपको ये पता होना चाहिए जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच थी वो विल्हेम वुंड ने दी थी, देन फंक्शनलिस्ट विलियम जेम्स ने दी थी, और फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी 1879 लिप्जिग में इस्टेब्लिश हुई थी बाय विल्हेम वुंड। अब आ जाओ नेक्स्ट अप्रोच पे।
नेक्स्ट अप्रोच आई गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये अर्ली 20th सेंचुरी में ये अप्रोच आई और ये किसने दी थी? कोहलर, कॉफ्का एंड वर्दीहेमर। ये नाम आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं बट आई एम टेलिंग, आपको पता होना चाहिए कि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो अप्रोच है ये किसने दी है। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या बोलती है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलती है, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने बोला कि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कौन से एरिया में आई? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये इस्टेब्लिश हुई थी जर्मनी में। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने क्या बोला है? इसने अपोजिट में बोला है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच क्या बोली थी? वी शुड स्टडी ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। अब इसने क्या बोला? गेस्टाल्ट का मतलब होता है कंप्लीट, ह्यूज वन। इसने बोला हमें कंपोनेंट नहीं पढ़ने चाहिए कि माइंड के ये पार्ट्स हैं, हमें पूरा होल पढ़ना चाहिए क्योंकि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ कंपोनेंट। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने क्या बोला? परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन द सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन। मतलब कि जो हम परसीव करते हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सम ऑफ कंपोनेंट्स। कंफ्यूज मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप मूवी देखने जा रहे हो, सो व्हाट यू आर सीइंग, मूवी देख रहे हो, पर मूवी में क्या है? सीरीज ऑफ पिक्चर्स है जो वेरी हाई स्पीड पे मूव हो रही है स्क्रीन पे। सो व्हाट इज मूवी? अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स जो कि हाई स्पीड पे मूव हो रही है, बट आप देख क्या पा रहे हो? आप देख मूवी पा रहे हो। तो गेस्टाल्ट ने बोला हमें पूरे होल पे फोकस करना चाहिए, हमें अपने परसेप्चुअल एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए, मतलब हमें मूवी पर फोकस करना चाहिए, ना कि उन पिक्चर्स पे जो कि वो रिपीट हो रही है। मतलब कि वी शुड नॉट फोकस ऑन द सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन। मतलब जो वो हुआ है, जो रिजल्ट हुआ है, हमें वो देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो किन कंपोनेंट्स की वजह से हुआ है। इसने बोला होल इज ग्रेटर देन दिस पार्ट्स। अब इसने बोला वी शुड फोकस ऑन द परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस रेदर देन द सम ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसके आई हैव गिवन एग्जांपल, मूवी का मैंने आपको बता दिया। एक लाइट फ्रॉम बल्ब से लाइट आ रही है, वो हमारे रेटिना पे जा रही है, फिर स्क्रीन पे इमेज क्रिएट हो रही है, फिर हम देख पा रहे हैं। भाई तुम इतना सब कुछ क्यों देख रहे हो? ये आप कंपोनेंट्स क्यों देख रहे हो उसके परसेप्शन के? जस्ट सी द परसेप्शन, आपको दिख रहा है, दैट्स इट। तो ये गेस्टाल्ट ने बोला। गेस्टाल्ट ने बोला वी शुड focus on the perceptual experiences as perceptual experiences are more than the sum of components of perception। और मैंने आपके एग्जांपल भी दे दिए। और ये किस पे फोकस करता था? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस पे। ओके, अब हमने 3 अप्रोच पढ़ ली, स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिस्ट में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस करना चाहिए, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। फंक्शनलिस्ट ने बोला कि जो कोर है साइकोलॉजी की वो है कि हम कैसे फंक्शन, माइंड कैसे फंक्शन करता है, बिहेवियर कैसे फंक्शन करता है इन कॉन्टेक्स्ट टू दी हाउ वी डील विद द इन्वायरमेंट। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने बोला वी शुड नॉट फोकस ऑन द सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, वी शुड फोकस ऑन द परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स। ये बोला गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। इसके बाद आई हमारी बिहेवियरल। जो बिहेवियरल अप्रोच आई ये 1910 में आई और ये दी थी जॉन वेटसन ने। आपको पता होना चाहिए कौन सी अप्रोच किस टाइम पीरियड में आई थी और किसने दी थी। सो दिस वाज गिवन बाय जॉन वेटसन। तो बिहेवियरल अप्रोच ने क्या बोला? भाई माइंड ऑब्जर्वेबल नहीं है, आप माइंड को देख नहीं सकते। इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सब्जेक्टिव है। कैसे सब्जेक्टिव है? मतलब हर बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस है, आप वेरीफाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वेरीफाई ना, मैंने आपको बताया इसमें कि इंट्रोस्पेक्शन में आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि अगला बंदा जो बता रहा है वो सच बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो जो इंट्रोस्पेक्शन है वो सब्जेक्टिव है, माइंड जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो इसने क्या बोला बिहेवियरल अप्रोच ने? दैट साइकोलॉजी में क्या होना चाहिए? साइकोलॉजी शुड बी द स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज। मतलब कि जो बिहेवियर होता है और हमारा रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुली से, तो वो साइकोलॉजी में हमें पढ़ना चाहिए ताकि वो वेरीफिएबल भी है। वेरीफाई कर सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर, जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट आप इसे टच करोगे, आप अपना हैंड बैक करोगे, ये रिस्पॉन्स हुआ और हॉट ऑब्जेक्ट एक स्टिमुली है और इसे आप बैक कर रहे हो, तो हम ये देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप भी। तो दैट शुड बी द फोकस ऑफ बिहेवियरलिज्म, दैट शुड बी द फोकस ऑफ साइकोलॉजी। तो ये बिहेवियरल अप्रोच ने बोला। ये किसके अगेंस्ट बोला इसने? स्ट्रक्चरलिस्ट अगेंस्ट बोला, क्योंकि स्ट्रक्चरलिस्ट में हमने पढ़ा था दैट वी शुड फोकस ऑन द माइंड और कैसे विद द हेल्प ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। और स्किनर नाम का एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। किस बेसिस पे किए हैं? हमारी बिहेवियरल अप्रोच के बेसिस पे किए हैं। आप साइकोलॉजी में आगे पढ़ोगे स्किनर के आपको एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद बिहेवियरल के बाद आती है हमारी साइको एनालिसिस। दोबारा बताती हूँ, सबसे पहले स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, देन व्हाट वी डिड दिस,
बिहेवियरल अप्रोच बोल दो। अब जो बिहेवियरल अप्रोच है ना, ये काफ़ी टाइम तक इट वॉज एट द टॉप, इसने काफ़ी टाइम तक डोमिनेट किया साइकोलॉजी को, इट वॉज डोमिनेटिंग। उसके बाद साइको एनालिसिस अप्रोच आई, सिगमंड फ्रूइड ने एक ऐसी अप्रोच दे दी दैट शुक द वर्ल्ड, पूरी साइकोलॉजी को हिला के रख दिया सिगमंड फ्रूइड ने। ही गेव द साइको एनालिसिस अप्रोच। इसने बोला साइको एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसने बोला जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर और कॉन्फ्लिक्ट से मोटिवेट होता है। मतलब जो आप बिहेव कर रहे हो ना, वट यू आर बिहेविंग, वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस में है, दैट यू वांटेड टू डू दिस। फॉर एग्जांपल लाइक ग्रेटिफिकेशन, आप प्लेजर सीख करने के लिए आप करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपका क्या मोटिव होता है कि आपको उससे प्लेजर मिले। तो साइको एनालिसिस ने बोला दैट ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और साइको एनालिसिस की मदद से हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्योर कर सकते हैं, ये बोला था सिगमंड फ्रूइड ने। तो मैं दोबारा बताती हूँ, सिगमंड फ्रूइड ने बोला कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किससे मोटिवेटेड है, हमारे अनकॉन्शियस डिजायर और कॉन्फ्लिक्ट से। अनकॉन्शियस डिजायर क्या होता है, जो आप सबके सामने शो नहीं करते, यू कैन नॉट शो टू एवरीवन, पर वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस में प्रेजेंट हैं। ज़्यादातर इसने बोला था जैसे ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर लाइक सेक्सुअल एक्टिविटी, वो सब ये रिलेटेड थे। ये साइको एनालिसिस में इट वॉज रिलेटेड अबाउट द प्लेजर, तो आपको प्लेजर जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड था। तो ही सेड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिजायर एंड कन्फ्लिक्ट। अब आप देखोगे साइको एनालिसिस थोड़ी नेगेटिव सी दे रही है, नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट द अनकॉन्शियस डिजायर लाइक ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर, अबाउट द सेक्स एंड ऑल। तो वहीं पे हमारी नेक्स्ट अप्रोच आई ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसने साइकोलॉजी को एक पॉजिटिव टर्न दिया। जैसे साइको एनालिसिस में कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी में मानते हैं द टॉकिंग अबाउट दिस सेक्स एंड ऑल इट्स समथिंग नेगेटिविटी, तो वहीं पे ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव ने इसे एक पॉजिटिव व्यू दिया साइकोलॉजी को। और इन्होंने बोला, पहले आपको पता होना चाहिए ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव अप्रोच किसने दी, ये दी कार्ल रोजर और अब्राहम मैस्लो ने। कार्ल रोजर और अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव अप्रोच दी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो किससे मोटिवेटेड होता है, अपने फ्री विल से। ह्यूमन बीइंग को आप आज़ाद छोड़ दो एंड दे विल स्ट्राइव, वो जैसे जैसे स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ में वो सीखेगा एंड इट विल गेट मोटिवेटेड। तो जो इनर पोटेंशियल है, जो ह्यूमन बीइंग का इनर पोटेंशियल है, वो अपने आप अनफोल्ड होता जाएगा व्हेन इट विल स्ट्राइव इन दी सराउंडिंग। तो मतलब जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग जीता जाएगा, उसे फ्रीडम फ्री छोड़ो, डोंट पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो वो अपने आप को इनर पोटेंशियल को अपने डेवलप करेगा। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इट फोकस ऑन द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल स्ट्राइविंग। अगर आप नेचुरली स्ट्राइव करोगे तो देन यू विल अनफोल्ड योर इनर पोटेंशियल। तो जो ये बिहेवियरलिज्म है, इसने ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव ने बोला जो हमारी बिहेवियरिज्म अप्रोच है, यू विल सी हियर द बिहेवियरलिज्म अप्रोच, ये क्या करती है। बिहेवियरलिज्म अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं कि किससे हमारा क्या रिस्पॉन्स है पर्टिकुलर स्टिमुलस से, हमारा क्या बिहेवियर है, क्या रिस्पॉन्स है। तो ह्यूमैनिस्टिक ने बोला कि जो ये बिहेवियर में हम पढ़ रहे हैं ना, हमारा रिस्पॉन्स किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस से, तो ये अंडरमाइन कर देता है ह्यूमन की फ्रीडम को। मतलब कि आप सिंपल इन्वायरमेंट में क्या रिएक्ट कर रहे हो वो देख रहे हो, तो जो ह्यूमन की फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। ह्यूमन की जो फ्रीडम है ह्यूमन बीइंग की, वो अंडरमाइन हो जाती है और एक मैकेनिस्टिक व्यू देती है। तो अगर आपको रियल व्यू देखना है, अगर आपको रियलिटी में देखना है ह्यूमन किससे मोटिवेटेड होता है, तो मेक देम फ्री। जो फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग है दैट कैन अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। तो ये बोला था हमारी ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव अप्रोच में। दोबारा बताती हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चरलिस्ट, देन हमने पढ़ा फंक्शनलिस्ट, देन वी लर्नड अबाउट द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, फिर हमने पढ़ा अबाउट द बिहेवियरलिज्म, देन हमने पढ़ा साइको एनालिसिस, फिर हमने पढ़ा ह्यूमन पर्सपेक्टिव। अब आती है आपकी लास्ट अप्रोच कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव अप्रोच कैसे आई, ये गेस्टाल्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट, मतलब इसको और इसको कंबाइन करके एक अप्रोच बनाई गई जिसका नाम रखा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, हाउ वी थिंक, हाउ वी परसीव, हाउ वी लर्न,
तो कॉग्निशन, लर्निंग, थिंकिंग, परसीविंग, मेमोरी, ये सभी कॉग्निशन है। तो कॉग्निशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानना। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम क्या देखेंगे, हाउ वी नो दी वर्ल्ड, हम वर्ल्ड को कैसे जानते हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला, जो हमारा ह्यूमन का माइंड है वो किससे रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर। जैसे आप कंप्यूटर में इनपुट डालते हो, फिर इनपुट डालोगे, फिर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके ट्रांसफॉर्म होगा, देन फिर वो स्टोर हो जाता है, फिर आपको जब भी चाहिए एक क्लिक पे सारा डाटा आ जाता है। तो ह्यूमन माइंड भी वैसे ही है। ह्यूमन माइंड में सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन ह्यूमन माइंड रिसीव करेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को ह्यूमन माइंड प्रोसेस करेगा, फिर वो अपने आप में से ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब उसमें से नॉलेज गेन करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर देगा ह्यूमन माइंड, एंड फाइनली जब आपको रिकॉल करना होगा वो उसे रिट्राइव करेगा, मतलब कि उसे दोबारा रिकॉल कर देगा एट द टाइम ऑफ नीड। तो ह्यूमन माइंड इज रिलेटेड टू लाइक द कंप्यूटर। जो ह्यूमन माइंड है वो कैसे फंक्शन करता है, इट फंक्शंस लाइक कंप्यूटर। इस अप्रोच को हम कई बार कंस्ट्रक्टिविज्म नाम भी दिया गया है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को आप कंस्ट्रक्टिविज्म नाम से भी जान सकते हो। अब हमारे पास दो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक का नाम है पियाजे, दूसरे का विगोत्स्की। पियाजे बोलते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो अपना माइंड डेवलप करते हैं विद टाइम, अपने आप देख देख के वो अपने आप अपना माइंड इवॉल्व करते हैं। विगोत्स्की बोलते हैं जो ह्यूमन बीइंग है वो उनका माइंड डेवलप होता है विद द कल्चर, विद द सोसाइटी। जैसे उनके पेरेंट्स, जैसे वो अपने अडल्ट्स को देखते हैं बच्चा, वैसे ही वो सीखता रहता है अपने अडल्ट से। वहीं पे पियाजे बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग, जो चिल्ड्रन का माइंड होता है वो खुद डेवलप करते हैं बाय सीइंग एंड ऑब्जर्विंग, ना कि पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता। वहीं पे विगोत्स्की सेड जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द चाइल्ड माइंड। जैसा बोलते हैं ना, जैसे घर में जैसा घर का माहौल होगा बच्चा वैसा ही होगा। सो दैट्स वाज सेड बाय विगोत्स्की। इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे साइकोलॉजी में, अपनी इस बुक में भी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द विगोत्स्की। सो ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, कैसे इवॉल्व हुई। स्ट्रक्चरलिज्म आई, देन वी सेड फंक्शनलिस्ट आई, देन गेस्टाल्ट, देन बिहेवियरल, देन साइकोएनालिसिस, ह्यूमन पर्सपेक्टिव एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसकी मदद से पढ़ पाए एंड अच्छा स्कोर कर पाए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।